आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, विधानसभा चुनाव का बजने वाला है बिगुल। जी हां, पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जहां पर आज चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जा सकता है। शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और माना यही जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। और आइए सीधे मैं आपको विज्ञान भवन लिए चलता हूं। मेरे साथ अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ। अंकित, आज जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है शाम 4:30 बजे, क्या यह साफ हो जाएगा, चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा? निश्चित तौर पर अखिलेश, और अखिलेश ये है साफ इस वजह से भी हो जाएगा क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से जो आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई है उसमें यह कहा गया है कि उन राज्यों के रिपोर्टर्स भी अंदर आ सकते हैं जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं। यानी कि केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से जो इन्विटेशन भेजा गया है हम लोगों तक जो पहुंचा है उसमें जो नेशनल मीडिया के अलावा उन राज्यों के रिपोर्टर्स को भी न्योता दिया गया है जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं। और इससे ये साफ हो जाता है कि 4:30 बजे बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और आसाम की विधानसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अखिलेश, दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो सोर्सेस से निकल के सामने आ रही है कि ये चुनाव अप्रैल से शुरू होकर के मई के पहले हफ्ते तक संपन्न करा लिया जाएगा। इसकी एक वजह क्या है, जो वजह अगर हम समझना चाहें, वजह यह भी है क्योंकि 4 मई से देश भर में सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स होने हैं और इन एग्जाम्स को वही टीचर कंडक्ट करवाते हैं जिनकी अमूमन ड्यूटी लग जाती है इन चुनावों में। और इस वजह से यही उम्मीद की जा रही है कि मई के पहले हफ्ते तक चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा। अंकित, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा और जैसा कि हमारे दर्शकों को भी पता है कि चुनाव का मतलब ही होता है एबीपी न्यूज, हर खबर आपको आप तक हम सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो ये बड़ी कवरेज लेकर हम हाजिर हुए हैं। हमारे साथ हमारे कई सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका मैं रुख करूं उससे पहले मैं आपको लिए चलता हूं। मेरे साथ आदर्श झा भी जुड़ चुके हैं, मेरे एक और सहयोगी, जो कि आपको बताएंगे दूसरे स्टूडियो से कि ये जो चुनाव होने वाले हैं, आंकड़ों की जुबानी आखिर इसके क्या मायने, मतलब है और क्या समीकरण है। आदर्श। अखिलेश, देखिए बहुत अहम हो जाता है, सबको इंतजार था कि इन 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा कब होगी और अब आज वो दिन आ चुका है कि जब चुनाव की घोषणा होनी है। और हम आपको बता देते हैं आंकड़ों के जरिए कि चुनाव कैसे महत्वपूर्ण है, अलग अलग राज्यों के हिसाब से क्या कुछ वो आंकड़े बता रहे हैं और क्या आंकड़ों की कहानी है वो आंकड़ों के जरिए बताते हैं। देखिए, ये हम आंकड़ों के जरिए आपको बता रहे हैं। लोकसभा के आधार पर अगर बढ़त देखें, कुल सीटें 294 सीटें हैं और उसके आधार से आप देख लीजिए बहुमत के हिसाब से टीएमसी के पास 164 सीटें हैं, बीजेपी 125 और कांग्रेस 9 पर है और 121, माफ कीजिएगा, बीजेपी, और 148 का बहुमत है। ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर है, ये वो है जो अभी तक की तस्वीर है और अब सभी दल इस तस्वीर को बदलने की बात कर रहे हैं। इसलिए चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं पश्चिम बंगाल में भी। और देखिए, लगातार हम आपको आंकड़ों के जरिए तीनों चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके देखिए, टीएमसी 164, बीजेपी 121, कांग्रेस 9 और बहुमत के लिए 148 चाहिए। ये लोकसभा के आधार पर हम आपको बढ़त बता रहे हैं। अगर हम सभी लोकसभा सीटों पर नजर डालें, जितनी सीटें बीजेपी जीती उसके हिसाब से हम ये बढ़त आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश, ओवर टू यू। धन्यवाद आदर्श, विस्तार से आपने ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। अब कुछ और सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगा। नीरज पांडे मेरे साथ बीजेपी दफ्तर से मौजूद हैं और हम आपको पश्चिम बंगाल भी लिए चलेंगे जहां साउथ परगना से आदर्श सिंह भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा और बीजेपी के लिहाज से इस बार यह चुनाव कितना महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। हालांकि अभी फिलहाल इन 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो एक ही जगह सरकार है बीजेपी की, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस बार दावेदार है पूरी तरीके से सत्ता के लिए। जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इस बार का जो 5 राज्यों का चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा है पश्चिम बंगाल में और उनको होप है कि शायद पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार बन जाए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसीलिए मिशन 200 का नारा देकर पूरा दमखम लगाए हुए हैं। और आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में लगातार टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जिस तरह से झड़पें हो रही हैं और जिस तरह से कार्यक्रमों में जोर आजमाइश हो रही है, पावर दिखाने की कोशिश हो रही है, उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि वो पश्चिम बंगाल बहुत आसानी से चुनाव जीत लेंगे। टीएमसी, ये अलग बात है, टीएमसी भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही। अब रही बात दूसरे जो 4 राज्य हैं, असम में ऑलरेडी उनकी सरकार है और असम में अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि असम में आसानी से उनकी सरकार आ जाएगी। लेकिन 2 जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, जिसमें एक तो तमिलनाडु और दूसरा केरल, जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। केरल में उनको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि उनका जो वोट परसेंटेज है, उनका जो वोटों का आंकड़ा है वो बढ़ने वाला है। वहाँ कुछ सीटें भी वो जीतने की कगार में हैं, क्योंकि केरल
केरल में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस बार वो भले चुनाव न जीत पाए लेकिन कम से कम मेन अपोजिशन जरूर बने। तमिलनाडु में भी आपने देखा लगातार प्रधानमंत्री जा रहे हैं, गृह मंत्री गए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यक्रम किया। इसके अलावा भाजपा के तमाम बड़े केंद्रीय मंत्री लगातार तमिलनाडु और केरल में आ जा रहे हैं। तो इससे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मेन फोकस है वो असम और पश्चिम बंगाल तो है ही, लेकिन चुनावी दृष्टिकोण से, पार्टी के दृष्टिकोण से, अपने कैडर को और मजबूत करने के हिसाब से तमिलनाडु और केरल इन दो राज्यों में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे। पुदुचेरी में भी लगातार मेहनत कर, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुदुचेरी गए, वहां उन्होंने कार्यक्रम किया और 1 मार्च को फिर गृह मंत्री पुदुचेरी जा रहे हैं। तो ये जो लगातार पुदुचेरी जैसे राज्य में प्रधानमंत्री का दौरा, गृह मंत्री का दौरा, ये बताता है कि उनके लिए पुदुचेरी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पश्चिम बंगाल और असम है। बिल्कुल तो नीरज, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से जी नीरज मैं आऊंगा फिर आपके पास, आगे भी हम बीजेपी के बारे में आपसे हम बात करेंगे। लेकिन दरअसल ये जो चुनाव होने जा रहे हैं ना, इसमें सबसे अधिक अगर चर्चा कहीं पर हो रही है तो पश्चिम बंगाल की चर्चा हो रही है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से वहां लड़ाई में इस बार आ गई है। हमारे साथ आदर्श सिंह साउथ परगना से जुड़े हुए हैं। आदर्श, पश्चिम बंगाल की बहुत चर्चा है पूरे देश में, क्योंकि बीजेपी वहां पर एक तरीके से कड़ी टक्कर टीएमसी को दे रही है। किस तरह की सियासी फिजा आप देख रहे हैं? आज तारीखों का ऐलान होना है चुनाव को लेकर। देखिए अखिलेश, जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी के चाहे नेता हों या वो टीएमसी के नेता हों, सभी चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होना है और सभी को ये आशंका थी, ये अनुमान सबने लगा लिया था कि अगले 2 से 3 दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और उसी लिए जोर आजमाइश भी हो रही थी। अगर आप कल के कार्यक्रम को देखें, जो बीता हुआ कल है, उसमें आप देखेंगे तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ना सिर्फ यहाँ पर सोनार बांग्ला कैंपेन की शुरुआत की, बल्कि जो प्रबुद्ध जन थे उनसे भी मुलाकात की। और वहीं कल ही के दिन जो टीएमसी के बड़े नेता हैं अभिषेक बनर्जी, उन्होंने भी कई सभाएं की और कल के दिन ही कई सारे आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चला। अगर बात आज की करें तो आज भी कलकत्ता में, साउथ परगना में जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, नित्यानंद राय और तमाम जो दूसरे बड़े नेता हैं, रूपा गांगुली हो या उससे राजनाथ सिंह हो, ये सभी आज के दिन पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं। और ये बताता है कि किस तरीके से बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है। और इतना ही नहीं है, जैसा कि चुनाव की बात हो रही है तो चुनाव में ना सिर्फ कलकत्ता या इसके आसपास के हिस्सों की बात करें, बल्कि जो नॉर्थ बंगाल है, जो सीमावर्ती इलाके हैं, पश्चिम बंगाल से सटे हुए इलाके हैं, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जो 5 से 7 चरणों में चुनाव होने की बात की जा रही है, इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां यहाँ पर भेजी गई हैं वो उन सेंसिटिव इलाकों में ज़्यादा रखी जाएंगी जहां पर ये पश्चिम बंगाल का नॉर्थ इलाका है। जैसे बांग्लादेश की बात करें, वहां पर चाहे मालदा की बात करें या फिर सिलीगुड़ी की बात करें, मुर्शिदाबाद की बात करें, ये वो इलाके हैं जहां पर टीएमसी का वोटर तो मजबूत है, लेकिन बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। अखिलेश, चलिए मैं आता हूं आपके पास फिर से, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि अगर साल 2016 की हम बात करें, जो पिछला चुनाव इन जगहों पर हुआ था, तब क्या वहां पर सियासी समीकरण था? मेरे साथ आदर्श लगातार, हम मेरे सहयोगी आदर्श झा जुड़े हुए हैं, वो आपको बताएंगे 2016 का क्या गणित था। आदर्श जी अखिलेश, देखिए बहुत अहम हो जाता है 2016 का गणित जानना कि 2016 में इन 5 राज्यों का गणित क्या था। खास करके विधानसभा सीटों को अगर हम बांट कर देखें और उसके बाद उनको जोड़कर देखें तो वो पूरा आंकड़ा एक ट्रेलर दिखाता है। वो ट्रेलर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है 2024 के लिए भी। देखिए 824 सीटें हैं इन 5 राज्यों में, 211 टीएमसी के पास, एआईएडीएमके के पास 135, कांग्रेस के पास 113, लेफ्ट के पास 109, डीएमके के पास 88, बीजेपी के पास 63 और अन्य के पास 105 सीटें हैं। और ये जो आंकड़े हैं, ये 5 राज्यों के आंकड़े जोड़कर 2016 के आंकड़े हैं। अब सब सारे दल अपने अपने स्तर पर दावे कर रहे हैं, चुनाव में पूरी तेजी के साथ, पूरे जोश के साथ लगे हुए इन आंकड़ों को तब्दील करने के लिए और अपने अपने राज्यों में और बढ़त लेने के लिए। अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श, मैं आपके पास दोबारा भी आऊंगा, समझते रहेंगे आपसे आंकड़ों की जुबानी इन चुनावों का क्या मतलब है। लेकिन अब जरा हम मनोज्ञा का रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा लोईवाल भी इस वक्त कोलकाता से मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। मनोज्ञा, आप तो लगातार कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम के जरिए पश्चिम बंगाल में जनता की क्या सोच रही है उस नब्ज को भी टटोल रही है। क्या इस बार वहां राजनीतिक सियासी समीकरण आपको देखने को मिलेगा? आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा बस कुछ ही देर में। देखिए, जिस दिन का था इंतजार वो घड़ी आ गई। अब ये सारे दलों का आज दिल कई गुना ज्यादा तेज धड़क रहा है, साथ ही साथ जनता का भी, क्योंकि उनको अपना
आने वाले दिनों की आइटिनरी सेट करनी है कि कब कहां कैसे जाएंगे। 125 कंपनियां कोई हल्की बात नहीं है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि जो आंकड़े हम बात कर रहे हैं उसमें अगर 120 सीटें बीजेपी की है तो वो लोकसभा के आंकड़े हैं, और लोकसभा का मतलब है जिसका चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इस बार विधानसभा 294 सीटें, बंगाल में आसान नहीं होता है। दिलचस्प बात यह है कि 1 या 2% से करीब 80 सीटें स्विंग कर जाती हैं, जो कि 2011 में हुई थी और सत्ता का परिवर्तन हो गया था। तो क्या इस बार 2 से 3% वोट ही स्विंग करेगा? न सिर्फ डेट्स की जिम्मेदारी होगी, पिछली बार अभी तक हमने देखा है 5 से 7 फेजेस में ये चुनाव हुए हैं। अगर इतने चरण इस बार भी हुए तो कैसे होंगे? समय कम है इस बार। कोविड गाइडलाइंस हैं जिसकी बात बहुत जरूरी होगी, क्योंकि बिहार के समय भी चुनाव आयोग ने हर तरह से ध्यान रखा था कि कोविड गाइडलाइंस के तहत मात्र 25 दिन में चुनाव अनाउंस करवा भी दिए थे और बड़े सक्सेसफुली करवाए थे। इस बार क्या बंगाल में, असम में और इन सब इलाकों में, खासतौर से दक्षिण भारत में भी जहां कई बार देखा जा रहा है मामले बढ़ रहे हैं कोविड के, उसको ध्यान में रखते हुए क्या गतिविधियां होंगी? ब्रिगेड की रैली है, रविवार को ब्रिगेड है और उसके बाद अगले हफ्ते ब्रिगेड है। खर्चों की जानकारी पार्टियों को देनी पड़ेगी और ये बड़ी बातें होंगी जो ध्यान में रखी। एक सवाल और भी है मनोकिया, एक सवाल यह भी है, दरअसल पश्चिम बंगाल में पहले भी चुनाव होते रहे लेकिन पूरे देश में उसकी इतनी चर्चा नहीं होती थी जितनी इस बार हम देख रहे हैं। क्या आपको वजह यह नजर आती है कि जिस बीजेपी की केंद्र में सरकार है और लगभग सभी राज्यों में अब सरकार है, कुछ राज्यों को छोड़कर, वो वहां पर फाइट में है? इसलिए इस पर भी मैं आगे आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन कुछ और आंकड़े देखते हैं। आदर्श हमें समझाएंगे इन चुनाव के बारे में। आदर्श, देखिए, बहुत अहम आंकड़ा अब हम दिखाने जा रहे हैं इन 5 राज्यों को लेकर अखिलेश, क्योंकि ये बड़ा अहम हो जाता है जानना समझना कि इन 5 राज्यों को अगर जोड़ लें तो आबादी कैसी है, कितने वोटर हैं, क्या कुछ है। वो जो ट्रेलर है 2024 का पहला ट्रेलर, वो हम आंकड़ों के जरिए अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करें। देखिए 5 राज्यों में किस तरीके से ये पूरा आंकड़ा दिखाई देता है। आबादी 18% है और कुल 25 करोड़ लोग हैं, 25 करोड़ आबादी है। इलाका करीब 10% है देश भर का और 3.36 लाख वर्ग किलोमीटर में ये पूरा इलाका जो है ये फैला हुआ है। विधानसभा सीट की बात करें तो 20% है, 824 सीटें हैं। 824 विधानसभा की सीटें इन 5 राज्यों में फैली हुई है। लोकसभा की सीटें अगर लोकसभा के हिसाब से देखें तो इन 5 राज्यों में 21% सीटें आती हैं और 116 लोकसभा की सीटें दिखाई देती हैं इन 5 राज्यों में फैली हुई। और इसीलिए कोशिश ये है कि लोकसभा के सीटों के जरिए धीरे धीरे करके वर्चस्व बढ़ाया जाए और विधानसभा के सीटों में उसको कन्वर्ट किया जाए। अखिलेश, शुक्रिया आदर्श। अब एक बार फिर से कोलकाता चलते हैं और कुंतल चक्रवर्ती भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुंतल, वही सवाल जो मैं मनोगिया से पूछ रहा था, पश्चिम बंगाल चुनाव की चर्चा पूरे देश में इस बार क्यों? इसलिए चूंकि बीजेपी वहां फाइट में है, इस बार टीएमसी को कड़ी टक्कर दे रही है। जी बिल्कुल, 2019 के बाद से देखा जाए तो बीजेपी यहाँ चर्चा में है और 2019 में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी बीजेपी ने किया था लोकसभा चुनाव में। उसके बाद से देखा जाए तो ज़्यादा चर्चा है पश्चिम बंगाल को लेकर। 18 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज की थी और पिछले 2 सालों में जिस तरह के होमवर्क बीजेपी ने किया, बूथ स्तर पर हो, मिडिल लेवल में और टॉप टायर में, तो इसीलिए इतना ज़्यादा चर्चा है। और इस बार अगर 100 माना ये जा रहा है 110 से 20 सीटों पर बीजेपी यहाँ जीत दर्ज कर लेती है तो मामला बहुत ही मुश्किल हो सकता है तृणमूल कांग्रेस के लिए। और तृणमूल कांग्रेस भले ही सरकार में आए तो उनके लिए सरकार टिकाना बहुत मुश्किल होगा। और कुछ ही देर पहले जो हुआ कि अब्बास सिद्दीकी इस बार जो बंगाल चुनाव में किंग मेकर बन सकते हैं, अब्बास सिद्दीकी और उनकी पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने घोषणा कर दी है कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन बनाने जा रही है। इंडियन सेक्युलर फ्रंट लगभग 45 से 50 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ने वाली है। 30 सीट उनको सीपीएम से मिल गया है और भी 15 या 20 सीटें कांग्रेस से मिलने की उम्मीद है। तो 50 सीटों पर अगर इंडियन सेक्युलर फ्रंट लड़ेगी तो मुस्लिम जो बहुल सीटें हैं उस पर असर पड़ सकता है। और आपको बता दूं, बंगाल में 30% मुस्लिम पॉपुलेशन है और जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनमें से 94% ऐसे हैं जो बांग्ला में बात करते हैं। तो इसीलिए अब्बास सिद्दीकी इस बार एक किंग मेकर बन सकते हैं। लेकिन देखिए, मुख्य तौर पर जो बात नजर आ रही है, जो बड़ी बात दिख रही है, वो ये है कि टीएमसी और बीजेपी के बीच वहां टक्कर है। तो इन दोनों की आखिर ताकत क्या है, ये हमारे सहयोगी आदर्श बताएंगे दर्शकों को विस्तार से। आदर्श। अखिलेश, बहुत अहम हो जाता है क्योंकि टक्कर अभी क्या काफी वक्त पहले से ही बहुत दिलचस्प दिखाई दे रही है और किस तरीके से ताकत किसकी क्या है वो ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत अहम है ये उनके लिए भी समझना। देखिए, बंगाल की बात करें, टीएमसी में एक तरफ ममता का दम दिखाई देता है, 10 साल पहले परिवर्तन के नाम लेकर आई थी और उनका ही वही दमखम अभी भी दिखाई देता है। दूसरी तरफ बीजेपी में मोदी का नाम 2014 के बाद से बीजेपी ने जहां भी चुनाव लड़ा है ब्रह्मास्त्र साबित
हुआ है मोदी का नाम, और हर जगह बीजेपी मोदी का नाम लेकर ही पहुंचती है। एक तरफ बीजेपी का एक मुट्ठी चावल कार्यक्रम है जिसके जरिए बंगाल भर के लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश है, दूसरी तरफ ममता दीदी मां की रसोई के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश में लगी हुई है पिछले कई वक्त से। तीसरी तरफ देखिए टीएमसी की बात करने, गली गली जनसंपर्क अभियान टीएमसी की तरफ से किया जा रहा है। लगातार पिछले 10 सालों से टीएमसी अपना कैडर बनाने में, बढ़ाने में लगी हुई है, और बीजेपी की तरफ से बड़ी बड़ी यात्राएं, केवल बड़े नेता नहीं, मंत्री, दूसरे छोटे नेता, तमाम नेता लगातार पश्चिम बंगाल की यात्राएं कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ममता दीदी का जो एक इमोशनल एंगल है कि वो बंगाल की बेटी हैं, और बीजेपी का जो उस पर जवाब है वो है सोनार बांग्ला का नारा कि एक बार मौका मिलेगा तो हम बंगाल को सोनार बांग्ला का रूप दे देंगे। ये बीजेपी की तरफ से है। अखिलेश, आज की ये सबसे बड़ी खबर है, बस कुछ ही देर के बाद शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में जो चुनाव होना है उसकी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण है, उससे जुड़े कुछ आंकड़े आपको बताएंगे मेरे सहयोगी आदर्श, उसके बाद उसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आदर्श जी अखिलेश, देखिए आज 4:30 बजे चुनाव आयोग ऐलान कर देगा कि किस तरीके से चुनाव होंगे इन 5 राज्यों में, लेकिन बहुत अहम हो जाता है आज का दिन। खास करके मैं ग्राफिक्स के जरिए एक बार अपने दर्शकों को बता दूं कि इन 5 राज्यों में 2016 में क्या कुछ रणनीति थी, किस तरीके से सीटें तमाम अलग अलग पार्टियों के पास थी, और जो पार्टियां उत्साहित हैं, क्यों उत्साहित हैं, वो 2016 के आंकड़े देखकर आप समझ लीजिए। खास करके सबसे पहले बात करते हैं टीएमसी की। टीएमसी के पास पश्चिम बंगाल में 22 सीटें, बीजेपी के पास 18 सीटें, कांग्रेस के पास 2 सीटें थी, और बीजेपी ने जिस तरीके से 18 सीटें जीती थी उसके बाद बीजेपी पूरी तरीके से अपने आप को लड़ाई में मान रही है, और अब कहीं ना कहीं जो चुनावी स्थिति बनी हुई है 22 सीटें जीतने के बाद भी टीएमसी बीजेपी को सेकंड लार्जेस्ट पार्टी मान रही है, जो उसको कड़ी टक्कर दे रही है। अलग अलग राज्यों के आंकड़ों के जरिए हम बता रहे हैं। देखिए वोट परसेंटेज देख लीजिए, टीएमसी का 2016 में वोट परसेंटेज क्या था। लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा 45%, और उसके बाद 12% कांग्रेस का वोट परसेंटेज था, सीपीएम का वोट परसेंटेज 20% था, बीजेपी का वोट परसेंट 10% था। हालांकि टीएमसी को 45% वोट मिले थे, लेकिन इस बार जिस तरह से मुकाबला दिखाई दे रहा है, बीजेपी बार बार दावे कर रही है 200 से ज्यादा सीटें जीतने के लिए, और उसके लिए टीएमसी की तरफ से पुरजोर जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन ये आंकड़े कहानी बता रहे हैं कि किस तरीके से सभी पार्टियां चुनावी मैदान में लगी हुई हैं और उत्साहित हैं पिछले आंकड़ों को देखकर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे यहां पर, लेकिन आपको बता दें कि आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा आज 4:30 बजे जब ऐलान होगा इन 5 राज्यों में चुनावों का, एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज अभी से लगातार जारी है, और एक एक जानकारी इन 5 राज्यों के बारे में हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको बता दें बस कुछ ही देर के बाद शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिनमें 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। शाम 4:30 बजे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से की जाएगी। तो प्रमुख यह है कि पश्चिम बंगाल से लेकर असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में क्या किन तारीखों पर चुनाव होंगे, इस बारे में आज आपको पता चल जाएगा। आइए मैं सीधे आपको विज्ञान भवन लिए चलता हूं। दिल्ली में विज्ञान भवन में ही चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अंकित गुप्ता वहां पर मौजूद है, हमारे सहयोगी। अंकित, क्या जानकारी और वहां से मिल पा रही है आपको? अखिलेश 4:30 बजे का वक्त है, लेकिन अब जो सवाल ये उठ रहा है कि इस 4:30 बजे के बाद में क्या बदल जाएगा। बदल ये जाएगा कि आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता लागू होने का सीधा सा मतलब क्या होगा? मतलब यह होगा कि राज्य की जो भी जो है अधिकारी हैं, उनका सीधी जिम्मेदारी होगी चुनाव आयोग के प्रति। इसकी जो है क्या, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है, खास तौर पर पश्चिम बंगाल के नजरिए से देखें, क्योंकि जो पूरा फोकस है, वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, लेकिन उसका केंद्र पश्चिम बंगाल को माना जा रहा है। अगर जो क्या बदल जाएगा, इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बीजेपी पिछले कई दिनों से लगातार कह रही है, खुद जो चुनाव आयोग में शिकायत कर चुकी है कि जो राज्य की मशीनरी है, जो अधिकारी है, जो पुलिस है, वो ममता बनर्जी के इशारे पर काम कर रही है। और यहां तक कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से तो यह भी कहा गया कि वो ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। तो आज से बदलेगा ये कि अभी तक जो बीजेपी आरोप लगाती थी कि उनको जो है रैली की परमिशन नहीं मिल रही है क्योंकि ममता बनर्जी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं अधिकारी, अब वो सीधे चुनाव आयोग के निगरानी में काम होगा, और इस वजह से आचार संहिता की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है। अखिलेश, अगर 1 मिनट का वक्त और हो तो एक और इंपॉर्टेंट जानकारी जोड़ना चाहूंगा, वो ये है कि आदर्श ने, अभी हमारे सहयोगी जो आदर्श झा हैं, उन्होंने एक आंकड़ा दिखाया था 2016 का। 2016 के में जब इन 5 राज्यों की 824 सीटों पर जब चुनाव हुआ था, उस दौरान बीजेपी 6ठे नंबर की पार्टी थी। लेकिन इस बार बीजेपी की जो कोशिश क्या है, रणनीति क्या है? रणनीति ये है पहले या दूसरे नंबर की पार्टी बनने की। और पिछले चुनावों में टीएमसी सबसे बड़ा दल था 211 सीटों के साथ में, तो बीजेपी 63 पे। लेकिन इस बार बीजेपी का सीधा सा लक्ष्य ये है कि पहले या दूसरे नंबर
नंबर की पार्टी बने। जी नहीं, आप सही कह रहे हैं, इस पर हम आगे बात भी करेंगे और इन चुनावों के क्या मायने मतलब हैं, आंकड़ों की जुबानी आदर्श झा हमें बताएंगे भी। लेकिन जरा आप देखिए, चुनाव के ऐलान के पहले बीजेपी किस कदर जोश में है। बीजेपी की राज्यसभा सांसद हैं रूपा गांगुली। उन्होंने कहा कि इस बार बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें वो जीतेंगी। ममता बनर्जी की राजनीति को जनता समझ चुकी है, जनता ने उन्हें हटाने का मन बना लिया है। इस वक्त हम पश्चिम बंगाल की राजधानी कैलकाटा में मौजूद है और यहाँ पर बीजेपी के नेताओं का लगातार रोड शो हो रहा है। हमारे साथ रूपा गांगुली जी मौजूद हैं जो इस रोड शो में हिस्सा ले रही हैं, साथ ही साथ इनके स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं। मैडम, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, क्या लग रहा है आपको, इस बार पश्चिम बंगाल में सच में खेला होवे कि ना होवे? देखिए, राजनीति सचमुच कोई खेल नहीं है। ये लोग कह रहे हैं, ये राजनीति को एक खेल बना के रखा है। अब ये जो इस बार जो दौरे में हम निकले हैं वो साउथ 24 परगना के कुलतली है, बासंती है, यहाँ हम मोगराहट होकर बहुत सारी जगह पे हम घूम रहे हैं सारे लोग मिलकर। ये साउथ यहाँ सोनारपुर में आए हम लोग, तो ये जगह बारुईपुर होकर आए। तो ये सारी जगह में ऐसे भर भर के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और जनता का इतना मतलब मन जो बन चुका है, ये आज बहुत अच्छी बात है। एक बार भारतीय जनता पार्टी को लोग मौका दे रहे हैं और इस बार 200 पार बीजेपी का सरकार। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देख सकते हैं कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जो हैं स्मृति ईरानी वो भी मौजूद हैं, उनके साथ तमाम जो नेता हैं बीजेपी के वो लगातार रोड शो और रैलियाँ कर रहे हैं। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि बंगाल में जो 10 सालों का टीएमसी का शासन रहा है उसको एक जवाब देने की, और इसीलिए बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं काडर के, वो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम दूसरे केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, सभी बंगाल में हर दिन कोई न कोई प्रोग्राम जरूर कर रहे हैं। कैमरामैन बैजनाथ महतो के साथ आदर्श सिंह, एबीपी न्यूज़, कोलकाता। बीजेपी के तमाम नेताओं को सुनिएगा तो लगेगा बहुत ही वो कॉन्फिडेंट हैं। आखिर इसकी वजह क्या, जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। नीरज पांडे बीजेपी दफ्तर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और नीरज, सवाल यही, ये बीजेपी का आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास है? नहीं, इसे आत्मविश्वास ही कहेंगे अखिलेश, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इसको समझने के लिए आपको पहले चलना पड़ेगा। 2014 में दो लोकसभा सीट जीतती है भारतीय जनता पार्टी। 2016 में जब चुनाव लड़ती है तो महज 10% उसको 10% वोट बैंक मिलता है। विधानसभा चुनाव में सीटें मिलती हैं 3। लेकिन सही जो असली कहानी है वो शुरू कब होती है? 2019 में शुरू होती है, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और सीधे 18 सीटें जीतती है, यानी कि करीब 40% 6-4 वोट के साथ वो 18 सीटें जीतती है और 16 सीटों का इजाफा करती है। जबकि टीएमसी जो वहाँ की जिनकी सरकार थी और टीएमसी के पास महज 22 सीटें रह जाती हैं और 12 सीटों को उनको सीधा नुकसान होता है। और लेकिन इसके पीछे जो असली कहानी है यहीं से शुरू होती है कि 2021 की जो असली परिकल्पना है वहीं लिख जाती है, क्योंकि इस दौरान भारतीय जनता पार्टी को जो 40% वोट मिला था और 18 सीटें मिली थी, उसमें करीब 122 ऐसी विधानसभा सीटें थी जहां भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी और करीब 163 ऐसी विधानसभा सीटें थी जहां टीएमसी को जीत। अब भाजपा के लिए आंकड़ा जो है बहुत नजदीक का पहुंच रहा है, यानी कि चुनाव में अगर उसको महज 26 सीटें और मिल जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बना लेती है। और नॉर्थ बंगाल में 8 लोकसभा सीटों में 7 में बीजेपी का कब्जा है। वहां पे ऑलरेडी लोगों का बहुत समर्थन है। करीब 56 ऐसी सीटें हैं विधानसभा कि जहां पे भाजपा अगर थोड़ा सा जोर लगाए तो 50 के आसपास आराम से जीत सकती है। तो भाजपा ने बिल्कुल, जब उसको लगा कि लोगों ने इतना सपोर्ट कर दिया, 40% से ज़्यादा वोट दे दिया, 122 विधानसभा सीटों में वो लोकसभा चुनाव के दौरान जीत दर्ज उन्होंने की, तो अब 26 विधानसभा सीटें अगर प्लस करना चाहें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसलिए भाजपा ने पूरा जोर 2021 में लगाया और यही कारण है कि आप देखिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, दूसरे केंद्रीय मंत्री, भाजपा के अध्यक्ष लगातार पिछले 3 महीनों से लगातार पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक हर हफ्ते कोई ना कोई सवाल ये हो गया कि आखिर ये जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है इतना महत्वपूर्ण क्यों होने जा रहा है? ये आदर्श जहां हमें बताएंगे। मेरे सहयोगी दूसरे स्टूडियो से लगातार जुड़े हुए हैं। आदर्श, समझाइए जरा दर्शकों को।
जी अखिलेश, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों होने जा रहा है। चुनाव तो हर 5 साल में तमाम राज्यों में होते हैं, लेकिन बात हम पश्चिम बंगाल की कर रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए एक बार अपने दर्शकों को समझाते हैं कि चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों होने वाला है। देखिए, पहली बार बीजेपी और टीएमसी में सीधी टक्कर होगी। वो बीजेपी जो 2016 के पहले कहीं नजर भी नहीं आती थी, इस बार सीधी टक्कर में है। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से ही है, इसलिए भी बीजेपी अपने पैर वहां पर पसारने की कोशिश में लगी हुई है। ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने लोगों को खड़ा करके उनको जिताना चाहती है। इसी कोशिश में बीजेपी है। देखिए, अगर टीएमसी जीती तो इस बार हैट्रिक लगाएगी। 2 बार दीदी की सरकार बन चुकी है पश्चिम बंगाल में, ये तीसरा मौका होगा अगर टीएमसी जीत जाती है, जिसकी कोशिश और जिसकी उम्मीद दीदी कर रही हैं। और देखिए, 43 सालों से पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कही जाती है, 43 सालों से कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सत्ता में नहीं आई है। सीएए पर देश भर में जितना विवाद हुआ, उसके बाद पश्चिम बंगाल में ये पहला चुनाव होने वाला है लागू होने के बाद। और सीए को बीच बीच में चुनावी मुद्दा और नेताओं के भाषणों पर भी सीए कई मौकों पर नजर आता रहा। ये चुनावी भाषणों में भी इसका हिस्से के तौर पर दिखाई देता रहा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अहम तो है पश्चिम बंगाल, अब चुनाव में जब ये सभी राजनीतिक दल जाएंगे तो कौन से मुद्दे को जनता किस तरह से लेती है, फैसला जनता को करना है। और लगातार एबीपी न्यूज पर, क्योंकि चुनाव मतलब एबीपी न्यूज, इसलिए एबीपी न्यूज पर लगातार पश्चिम बंगाल और तमाम 5 राज्यों से जुड़ी हर जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहे। आज भी बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है। शाम को 4:30 बजे भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कौन से राज्य में किन तारीखों पर चुनाव होंगे। तो राजनीतिक तौर पर आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरअसल अब से कुछ ही देर के बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी शाम 4:30 बजे, और जिन 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होना है उसकी तारीखों का आपको पता चल जाएगा। पिछली बार जो लोकसभा के चुनाव हुए उससे अगर हम गणना करें, उन अंकों के आधार पर गिनती करें, तो इस बार विधानसभा चुनाव में कौन कहां नजर आ सकता है, यह आपको बताएंगे मेरे सहयोगी आदर्श झा। आदर्श जो अखिलेश, बहुत अहम हो जाता है क्योंकि चुनाव में रणनीति इसी हिसाब से बनाई जाती है और क्या कुछ लोकसभा के परिणाम रहे हैं उसके हिसाब से आगे का प्लान। और इसलिए एक बार आंकड़ों के जरिए दिखा देते हैं कि क्या कुछ लोकसभा के नतीजे रहे, और लोकसभा सीटों को अगर हम डिवाइड करें तो उसके बाद पश्चिम बंगाल की तस्वीर 294 सीटों की कैसे नजर आती है। देखिए, बहुमत 148 सीटों का है 294 में से। टीएमसी के पास, हम लोकसभा के सीटों के हिसाब से पूरा गणित लगा रहे हैं, 164 नजर आती है विधानसभा सीटें। बीजेपी के पास 121 और कांग्रेस के पास 9 सीटें नजर आती हैं। समझना होगा क्योंकि इस वक्त विधानसभा की अगर बात करें 3 सीटें बीजेपी के पास है और टीएमसी बहुत दूर, बहुत ऊपर खड़ी नजर आती है। लेकिन बीजेपी लोकसभा में जो गणित रहा उसको भुनाने में लगी है कि कैसे हम उसको विधानसभा की सीटों में कन्वर्ट करें, और इसीलिए बार बार दावा बीजेपी की तरफ से 200 से ज्यादा सीटों को जीतने का होता है। अखिलेश, शुक्रिया आदर्श, बहुत ही विस्तार से आपने ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। मेरे साथ नीरज पांडे लगातार मेरे सहयोगी बीजेपी दफ्तर से जुड़े हुए हैं। नीरज, बार बार ये बात कही जा रही है कि पश्चिम बंगाल में फाइट में है, अब वहां पर बीजेपी, असम में भी बहुत अच्छी स्थिति में है, तमिलनाडु तक में जीतने की बात बीजेपी वाले कह रहे हैं। इसके पीछे की वजह आपको क्या नजर आती है? क्या कुछ बदला लोकसभा से लेकर अब तक में? देखिए, लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। बंगाल का मैंने आपको स्थिति समझाई थी कि बंगाल में कैसे भारतीय जनता पार्टी ने इमर्ज किया, कब उनको लगा कि नहीं भाजपा आराम से बंगाल में जीत सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ही विधानसभा चुनाव का सारा जो खाका है वो लिख गया था। लेकिन जो आपने बात की दूसरे राज्यों में, खासकर तमिलनाडु और केरल की हम बात करें, तो तमिलनाडु में जो सबसे बड़े जो दिग्गज नेता थे, करुणानिधि और जयललिता, अब दोनों वो सीन में नहीं हैं। तो तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम है चेहरे को लेकर, क्योंकि अगर आप देखें तो एआईडीएमके और डीएमके दोनों में जो लीडरशिप है वो है, तो लीडरशिप कई नाम हैं, लेकिन नीरज, ये सवाल है कि जो आप कह रहे हैं ना कि वैक्यूम है, ये सही बात है कि तमिलनाडु में फिलहाल कोई बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन क्या उस जगह को वो पार्टी बीजेपी भर पाएगी जिसे किसी जमाने में उत्तर भारत की पार्टी के तौर पर जाना गया, हिंदी बेल्ट की पार्टी के तौर पर जाना गया? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।